Hello everyone, I am CA Chaitanya Bhavkar and I welcome all of you to the CA Foundation Business Economics class, and in today's lecture we will be covering the MCQs of chapter 2 demand and supply, and the questions covered will be from question number 31 to question number 45. So first of all I request you to solve the questions by yourself, and if there are any doubts, confusions, and there are some lesser lack of clarity, then you can just watch the video and clarify your doubts. Okay, sure. So let us start. So we will start with the question number 31. Question number 31, demand for a good will tend to be more elastic if it exhibits which of the following characteristics. ये हमने कहाँ पे पढ़ा है? ये हमने पढ़ा है determinants of elasticity, right? Determinants of elasticity, किसके अंदर elasticity ज्यादा रहेगी और कब elasticity कम रहेगी. ठीक है, चलो. So the first option is it represents a small part of the consumer's income. तो consumer की income का अगर छोटा part है तब तो वो इनइलास्टिक होगा, क्योंकि अगर उसके अंदर प्राइस कम या ज्यादा होती है तो कंज्यूमर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, राइट. तो ये गलत रहेगा. सेकेंड, द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल. अगर हाँ बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो थोड़ा सा प्राइस चेंज भी आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है डिमांड के ऊपर. तो नेक्स्ट इज इट इज अ नेसेसिटी एज अपोज टू अ लग्जरी. तो बच्चों नेसेसिटी अगर है तब तो प्राइस कम या ज्यादा होने तो लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि जो नेसेसिटीज है वो परचेस करना जरूरी हो जाता है, करेक्ट. एंड द लास्ट वन इज देयर इज अ लिटिल टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट टू द प्राइस चेंजेस. लिटिल टाइम होगा तो इनइलास्टिक होता है. अगर लॉन्ग रन में लॉन्ग टाइम में डिमांड बहुत ज्यादा मतलब ज्यादा बड़े पैमाने पे एडजस्ट की जा सकती है, कम ज्यादा की जा सकती है, तो वहां पे लॉन्ग रन में वो इलास्टिक होता है, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होता है. सो द बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, चलो नाउ वी विल बी, एक सेकेंड, हाँ, यस. So let us start with the question number 32. Question number 32, demand for a good will tend to be more inelastic. अब ऊपर हमने देखा था कि इलास्टिक कब रहेगा, अब यहाँ पे देखना इनइलास्टिक कब रहेगा. इफ इट एग्जिबिट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से. ये भी सेम क्वेश्चन है, डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. नेक्स्ट देखो ऑप्शन ए, द गुड हैज मेनी सब्स्टिट्यूट. ये तो इलास्टिक वाला है, अभी ऊपर ही हमने ये ऑप्शन पढ़ा था, राइट. ये इलास्टिक वाला है तो ये नहीं रहेगा. द गुड इज अ लग्जरी. लग्जरी मतलब फिर से इलास्टिक आएगा. द गुड इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम. यस, ये ऑप्शन ऊपर भी था और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये इन इलास्टिक होगा, तो दिस विल बी करेक्ट. बट फिर भी हम लोग डी पढ़ेंगे. डी इज देयर इज अ ग्रेटर डील ऑफ टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट टू द चेंज इन प्राइस. तो ये भी रहेगा इलास्टिक, तो इसके लिए ये भी गलत. सो द ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो नाउ वी विल start with the question number 33. okay, चलो let us see question number 33. क्या बोलते हैं question number 33? Suppose a consumer's income increases from 30,000 to 36,000. मतलब ये ओरिजिनल इनकम था 30,000, ये न्यू इनकम है 36,000. As a result, the consumer increase her purchase of compact disc CDs from 25 CDs to 30 CDs. What is the consumer's income elasticity of demand for CDs? अपन यहाँ पे एक तरीका ये भी है कि हम परसेंटेज निकाल लेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और ये भी निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन इनकम. ठीक है, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकालेंगे अपन. 25 से 30 पे गया ना, मतलब 30 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100. क्या आंसर आ रहा है? 25 वन 25, 25 फोर 100. 30 माइनस 25 कितना आएगा? 5. 5 इंटू 4 20. तो डिमांड के अंदर चेंज आया 20%. इनकम के अंदर कितना चेंज आया देखो, 36,000 माइनस 30,000 डिवाइडेड बाय 30,000 इंटू 100. ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 6,000, नीचे आएगा 300. तो ये 2 जीरो कट, ये 2 जीरो कट, 3 वन 3, 3 20 60. तो ये भी आएगा 20%. तो आपका आंसर आएगा 20% डिवाइडेड बाय 20%, मतलब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम इज इक्वल टू आंसर आएगा 1. तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 33 का रहेगा बी. करेक्ट. चलो तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 34, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन. सबसे ज्यादा कब रहेगी टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, प्लीज रिमेंबर, मार्जिनल यूटिलिटी की बात नहीं कर रहे. टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमम रहेगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, marginal utility is at its highest point, marginal utility is negative and none of the above. सबसे पहले तो ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे मैं यूनिट अगर एग्जांपल लूँ,
मैं यहाँ पे लेता हूँ यूनिट, यहाँ पे लेता हूँ एमयू, यहाँ पे लेता हूँ टीयू। एमयू अगर है 1 2 3 4 5, मार्जिनल यूटिलिटी सबसे पहले यूनिट की सबसे ज्यादा होगी, तो मान लो ये 10 है, फिर हो गई 7, फिर हो गई 4, फिर हो गई 0, और फिर रहेगी -2। तो टोटल यूटिलिटी कैसे रहेगी? 10 17 21 21 और 19। तो मैक्सिमम कहाँ पे? यहाँ पे। तो कब रहेगी मैक्सिमम? जब मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 0 0। आ रहा है क्या ध्यान में? चलो, तो आंसर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी 0। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन फॉर 34। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Let us start with question number 35. Which one is not an assumption? Not an assumption, हाँ assumption नहीं है, मतलब बाकी सारे assumptions होंगे। तीन ऑप्शन, जो चार ऑप्शन है उसमें से तीन assumptions होंगे, एक ऐसा होगा जो assumption नहीं रहेगा। किसका? Not an assumption, not को मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ। Not an assumption of the theory of demand based on analysis of indifference curve. Indifference curve analysis के बेसिस पे कौन सी चीज है जो assumption नहीं है? ये तो सिंपल है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपको सिंपली जाके आपको देखना पड़ेगा कि इसके एजम्पशंस क्या क्या है। ये हमने ऑलरेडी नोट डाउन किया है, करेक्ट? एजम्पशंस सारे हमने लिखे हुए। अगर यहाँ पे कहीं डाउट आ रहा है तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। पहला ऑप्शन है गिवन स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस एज बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो स्केल ऑफ प्रेफरेंस तो देना पड़ेगा, मतलब ये एजम्पशन जो है वो सही, करेक्ट? ये एजम्पशन जो है वो सही है, मतलब ये एजम्पशन है, मतलब ये ऑप्शन नहीं रहेगा क्योंकि एजम्पशन। बी ए डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये भी होता है, दिस इज आल्सो एन एजम्पशन, सो दिस इज नॉट एन आंसर। C is diminishing marginal utility of money, करेक्ट? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये डिमिनिश होती है, एक्चुअल में होती है। मैंने आपको पढ़ाते टाइम पे बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी आल्सो डिमिनिशेस, लेकिन एजम्पशन ये पकड़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। अगर डाउट है तो प्लीज जाके वीडियो देखो। प्रैक्टिकली हमने डिस्कस किया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल डिक्रीज, बट हमने एज्यूम किया था, क्योंकि अगर दोनों भी डिमिनिश हो जाएंगे ना तो कोई भी लॉ नहीं बना सकते अपन, किसी भी एक चीज को तो भी कांस्टेंट पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे कांस्टेंट पकड़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल रिमेन कांस्टेंट। तो इसके लिए ये करेक्ट है, बिकॉज दिस इज नॉट एन एजम्पशन। फिर भी डी पढ़ लेंगे, कंज्यूमर्स वुड ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू लेस ऑफ इट। ये तो एजम्पशन है, किसी गुड ज्यादा क्वांटिटी में मिल रहा है तो दे विल प्रेफर दैट मोर ऑफ अ पर्टिकुलर गुड टू अ लेस ऑफ इट, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। तो ये भी नहीं है, मतलब ये पहला, दूसरा और ये चौथा, ये एजम्पशंस है, ये करेक्ट एजम्पशंस है। और यहाँ पे एजम्पशन है कांस्टेंट वाला, ठीक है? यहाँ पे कांस्टेंट का एजम्पशन है कि ये जो है ना डिमिनिशिंग, एक्चुअली डिमिनिशिंग नहीं पकड़ते हम लोग, ये पकड़ते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ठीक है? चलो, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स राइट सिंस more of one commodity and less of another result in। कैसे बनता है इसका कर्व? इंडिफरेंस कर्व ये ऐसे टाइप से बनता है, राइट? हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? सिंस मोर ऑफ वन कमोडिटी एंड लेस ऑफ अनदर रिजल्ट इन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और ऑप्शन डी इज एनी ऑफ द अबव। तो ये रहेगा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, है ना? ये भी हमारा एक, मतलब पढ़ा है हमने कि यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ए पॉइंट ले लो, बी पॉइंट ले लो या सी, यहाँ पे सेटिस्फेक्शन लेवल आपका रहेगा सेम। गेटिंग मी और नॉट? करेक्ट? कहीं पे भी कुछ डाउट आ रहा होगा तो क्या करना है आपको? आपको जाके वीडियो देखना है, राइट? चलो, सो 36 का ए सही है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 37। सपोज दैट workers in a steel plant managed to force a significant increase in their wage package. How would the new wage contract be likely to affect the market supply of steel, other things remaining the same? बात किसकी कर रहे हैं? देखो, आपको लगेगा कि ये लेबर और वेजेस के लिए क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन किसका है? अफेक्ट द मार्केट सप्लाई ऑफ स्टील, स्टील की बात कर रहे हैं। मतलब ये क्वेश्चन आ रहा है आपका सप्लाई के अंदर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के अंदर कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या जिसका क्या नाम था एक्चुअली, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो सप्लाई के अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई के अंदर पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर हमने देखा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट अगर ज्यादा है तो सप्लाई कम हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाएगा। गेटिंग मी? याद आ रहा है? चलो, तो ऑप्शन देखो क्या क्या है। सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, supply will not shift but the quantity of cars produced per month will decrease, and supply will not shift but the quantity of cars produced per month will increase। सबसे पहली बात तो कार का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्टील की बात कर रहे हैं,
ये तो क्यों दिया पता नहीं मुझे। यहाँ पे अगर कार की जगह स्टील भी आ जाता ना फिर भी ये ऑप्शन नहीं होते, ठीक है, कि सप्लाई विल नॉट शिफ्ट। अभी ए और बी में से देखेंगे, सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू द लेफ्ट और सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। देखना सप्लाई कर्व कैसे बनता है, सप्लाई कर्व ये ऐसे रहता है, ऐसे। ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया मतलब सप्लाई बढ़ा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया मतलब सप्लाई कम हुआ। तो ये केस में सप्लाई होने वाला है कम। गेटिंग मी और नॉट? क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ चुकी है, पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुका है, सो द आंसर विल बी ए। और बच्चों यहाँ पे मुझे ये बताओ कि क्वांटिटी सप्लाइड कम नहीं बोल रहे अपन, यहाँ पे बोल रहे सप्लाई कर्व ही शिफ्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट लाइक डिमांड, सप्लाई में भी अपन दो ग्रुप बनाते हैं डिटरमिनेंट के, एक प्राइस ऑफ द गुड और बाकी सारे डिटरमिनेंट। प्राइस ऑफ द गुड की वजह से सप्लाई में जो भी चेंज आता है उसके अंदर अपन बोलते हैं उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, करेक्ट, एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन, या इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन प्राइस छोड़ के बाकी डिटरमिनेंट की वजह से जो चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं अपन, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। गेटिंग मी? और ये जो चीज है इसको कर्व पे अगर लेके आ जाएंगे अपन, अगर इसको मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के ग्राफ अगर बनाता हूं तो अपन इसको बोलते हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। इसको मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व नहीं बोलेंगे, मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब बोलेंगे, जब चेंज आएगा ड्यू टू प्राइस ऑफ द गुड। प्राइस ऑफ द गुड छोड़ के बाकी किसी भी चीज की वजह से चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, चलो। सो 37 का ए आ गया। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 38। देखो क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है वो ढूंढना है अपने को। ठीक है, चलो। सर इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ये तो सही है। इंडिफरेंस कर्व ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये पूरा ऐसे, तो डाउनवर्ड टुवर्ड्स राइट, करेक्ट। बी बोल रहे कि कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ कर्व इंप्लाइज दैट द स्लोप ऑफ द कर्व डिमिनिशेस एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बराबर, स्लोप कम कम होते जाते हैं, क्योंकि देखना शुरुआत में जो इतना ज्यादा ऐसा नीचे आ रहा होता है वो बाद में फ्लैटर कर्व बनते जाता है, क्योंकि ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये स्लोप कम होते जाता है। मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट, ये भी स्टेटमेंट राइट है। सी, द इनकम इलास्टिसिटी फॉर इंफीरियर गुड्स टू अ कंज्यूमर इज पॉजिटिव। इनकम इलास्टिसिटी बोलो इंफीरियर गुड्स की निगेटिव होती है, क्योंकि इनकम बढ़ा तो क्या होता है, इनकम बढ़ा तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम हो गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। एंड दिस इज द रीजन कि हमने ये बोला था कि इनकम इलास्टिसिटी के अंदर माइनस साइन इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ गुड, टू डिटरमाइन टाइप ऑफ गुड्स। हमने प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर निगेटिव साइन को इग्नोर किया था, हमने क्रॉस इलास्टिसिटी के अंदर निगेटिव साइन को कंसिडर किया था। वहां पे भी हमने कंसिडर इसलिए कर रहे थे टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ गुड, कि कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉम्पिटिंग है। गेटिंग मी? और इनकम इलास्टिसिटी के अंदर भी हमने निगेटिव साइन को कंसिडर किया था, बट दैट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ गुड, कि वो नॉर्मल गुड है या फिर वो इंफीरियर गुड है। तो निगेटिव अगर आंसर आया तो वो इंफीरियर गुड्स होता है, ये हमने नोट्स में लिखा हुआ है। डाउट्स होंगे तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस, ओके। चलो, कंफ्यूज होते होते आगे मत बढ़ो, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके ही आगे जाओ, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन तो आ जाएगा बट एग्जाम में जब दूसरा कोई क्वेश्चन आएगा तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसके लिए ये क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लैरिटी आनी चाहिए, ओके। चलो, सो द सी इज करेक्ट। बट हाँ, एक सेकेंड, बट डी पढ़ लेंगे फिर भी अपन। D is the total effect of a change in the price of a good on its quantity demanded is called the price effect। हाँ, ये तो बराबर है, प्राइस की वजह से जो भी चेंज आएगा उसको प्राइस इफेक्ट ही बोलेंगे, ये करेक्ट है। हमको इनकरेक्ट ढूंढना था, तो C is the right answer। Question number 39, the successive units of stamps collected by a little boy give him greater and greater satisfaction। This is a clear case of, ये क्या चीज है, सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ स्टैम्प्स, एडिशनल यूनिट जो कलेक्ट करते जा रहा है स्टैम्प्स के, कलेक्टेड बाय लिटिल बॉय गिविंग ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, उसको और ज्यादा मजा आ रहा है। ये किसका केस है, ये क्या बताना चाह रहा है? ऑप्शन पढ़ो। ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड इन हॉबीज एंड रेयर कलेक्शन, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, एंड नन ऑफ द अबव। ये बताओ क्या चीज है, क्या रहेगा ये? दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि एवरी एडिशनल यूनिट विल गिव यू लेसर एंड लेसर एंड लेसर एंड लेसर सेटिस्फेक्शन। द फर्स्ट यूनिट विल गिव यू द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, राइट, मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी। बट जैसे जैसे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे आप, वैसे वैसे आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होते जाएगा कम। बट यहाँ पे कम हो ही नहीं रहा है, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे एडिशनल यूनिट ले रहा है वो सक्सेसिव यूनिट्स, मतलब एक एक एडिशनल यूनिट,
तो जैसे कलेक्ट कर रहा है तो इट इज गिविंग हिम ग्रेटर एंड ग्रेटर सेटिस्फेक्शन, मतलब दिस इज एन एक्सेप्शन। एक्चुअली पढ़ने के बाद में ऑप्शन बी भी सही लगता है, बट ऐसा कुछ हमने पढ़ा क्या वहां पे, कंज्यूमर सरप्लस एंजॉयड इन हॉबीज एंड रेयर कलेक्शन, नहीं पढ़ा हमने कहीं भी, किसी भी वीडियो में, किसी भी नोट्स में, किसी भी बुक में, कहीं पे भी हमने ये नहीं पढ़ा। तो ये हाँ, ये तो सही है कि हॉबीज के केस में ज्यादा अच्छा लग रहा है, बट दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, दैट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, और हम यहाँ पे साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे, हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। चलो, so let us start with the question number 40. What will happen in the rice market if buyers are expecting higher rice prices in the near future? ये क्वेश्चन किसका है बोलो, ये क्वेश्चन है डिमांड का, उसके अंदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का, और उसके अंदर जो डिटर्मिनेंट है वो है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, करेक्ट, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। उनको लग रहा है भैया मार्केट में प्राइसेस बढ़ने वाले, मार्केट में प्राइसेस बढ़ेंगे तो आज ज्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे। अरे कोई भी जो इंसान होगा, जो वाइज पर्सन होगा, या जो क्या बोलते हैं उसको इकोनॉमिक लैंग्वेज में, कि जो जो सही और गलत का डिफरेंस पता कर सकता है, ऐसा कोई भी बंदा क्या करेगा, आज की डेट में ज्यादा राइस परचेस करके रखेगा, सो दैट जब आगे चल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका नुकसान ना हो, करेक्ट। चलो, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे देखो, द डिमांड फॉर राइस विल इंक्रीज, the demand for rice will increase and the demand curve will shift to the right, the demand for rice will decrease and the demand curve will shift to the left, the demand for price will be unaffected as it is a necessity, the demand for wheat will increase and the demand curve will shift to the right। तो आंसर होगा ए, करेक्ट, बाकी सारे होंगे रॉन्ग आंसर, क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी एंड डिमांड कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। So let us start with the question number 41. In the case of a given good, the demand curve will usually be, normally demand curve कैसे होता है, sloping towards right, है ना, downward sloping towards right, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली प्राइस ऊपर गई तो डिमांड नीचे आती है, प्राइस नीचे आ गई तो डिमांड ऊपर, बट गिफन गुड्स के केस में उल्टा होता है। गिफन गुड्स के केस में जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है। हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा था ब्रेड एंड मीट का, ब्रेड एंड मीट का, ये कहाँ पे पढ़ा था बच्चों हमने, गिफन गुड्स, ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, करेक्ट। फर्स्ट यूनिट जो हमारा डिमांड, उसके अंदर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, उसके अंदर गिफन गुड्स का एक्सेप्शन है, बराबर। तो वहां पे ब्रेड एंड मीट का एग्जांपल है, तो इसमें ब्रेड जो है वो एक तरीके से गिफन गुड्स बोलते थे हम इसको। तो इसकी अगर प्राइस बढ़ती है ना तो ज्यादा, फिर ब्रेड की क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा होती है, क्योंकि फिर लोग मीट को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि नहीं, करेक्ट। याद नहीं आ रहा होगा तो प्लीज गो एंड वॉच द वीडियो। तो गिफन गुड्स के केस में डिमांड कर्व कैसे होता है ना, अगर ये मैं ग्राफ बनाऊं, प्राइस जैसे से बढ़ेगी वैसे डिमांड बढ़ेगी, तो ये सप्लाई कर्व की जैसे होगा, करेक्ट, अपवर्ड स्लोपिंग होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगा यहाँ पे। तो ए बोल रहे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल की तो बात ही नहीं है। फिर बी है डाउनवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, ये नॉर्मल डिमांड कर्व होता है, तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, वर्टिकल भी नहीं, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट, दिस इज द करेक्ट आंसर। We will start now. We will see the question number 42. बाय कंज्यूमर सरप्लस इकोनॉमिस्ट मीन, कंज्यूमर सरप्लस जब बोल रहे हैं तो इसका इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है, इकोनॉमिस्ट जब कंज्यूमर सरप्लस ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो व्हाट डू दे मीन। कंज्यूमर सरप्लस आपको याद आ रहा है क्या, हमने एक ऐसे कुछ बनाया था, इसके अंदर हमने ऊपर बोला था कि कंज्यूमर को ये वैल्यू मिल रही है और कंज्यूमर को ये प्राइस पे करनी पड़ रही है, करेक्ट, दिस इज द एक्चुअल प्राइस ही इज पेइंग टू द सप्लायर, और इतनी वो वैल्यू परस्यू कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट लेके मुझे इतना फायदा हो गया, तो ये जो बीच का गैप है इसको क्या बोलते थे हम, कंज्यूमर सरप्लस। अभी देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है हमारे डिस्क्रिप्शन को। ऑप्शन ए, द एरिया इनसाइड द बजट लाइन अबव द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द एरिया बिटवीन द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, इसका कोई संबंध नहीं है, बराबर। द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्सन इज विलिंग टू पे, मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्सन इज विलिंग टू पे मतलब वैल्यू फॉर अ गुड एंड इट्स मार्केट प्राइस, करेक्ट, ये सही है। द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द सप्लाई कर्व, इसका भी कोई संबंध नहीं, तो ये सारे आंसर गलत हो जाएंगे, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 43। Which of the following is a property of an indifference curve? Indifference curve की कौन सी प्रॉपर्टी है? It is a convex to the origin due to diminishing marginal rate of substitution. यही सही है, पहला वाला ही सही है, बट फिर भी आगे पढ़ लेंगे। द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट नहीं है, ये डिमिनिश होते रहते हैं, कांस्टेंट रहता है सेटिस्फैक्शन, राइट। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये कम कम होते रहते हैं, दिस इज नॉट द करेक्ट सेंटेंस।
मार्जिनल यूटिलिटी इज कांस्टेंट एज यू मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, ये भी नहीं रहेगा। मार्जिनल यूटिलिटी की यहाँ पे बात ही नहीं होगी, क्योंकि टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटेस्ट वेयर द बजट लाइन कट्स द इंडिफरेंस कर्व, ये भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। करेक्ट, सो द ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, when economists speak of the utility of a certain good, they are referring to, utility का मतलब क्या है? The demand of a good, usefulness of the good, expected satisfaction, या rate at which the consumer are willing to exchange one good for another। नहीं, ये तो रेट है, ये जो रेट है ये एक्चुअली एमआरएस है। करेक्ट, इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी रिवाइज हो जाए इसके लिए बोलो, दिस इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, बराबर। तो ये क्या है फिर? डिमांड है क्या? नहीं है, क्योंकि आपको अगर ये याद आ रहा है ना, तो हमने जब ये कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट किया था तो शुरुआत में हमने लिखा था कि वांट मतलब क्या है, यूटिलिटी मतलब क्या है। तो हमने लिखा था कि ये चीज मतलब यूटिलिटी है, ये चीज मतलब यूटिलिटी नहीं है। तो उसी पे हमने लिख के लिया कि यूजफुलनेस इज नॉट यूटिलिटी, सेटिस्फेक्शन इज नॉट यूटिलिटी, या कोई चीज अच्छी या बुरी, बैड और मतलब गुड और बैड, इट डज नॉट डिटरमाइन द यूटिलिटी। उसी के अंदर हमने लिखा था कि एक्सपेक्टेशन मतलब यूटिलिटी नहीं है, सॉरी सेटिस्फेक्शन मतलब यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी मतलब क्या है? एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन, कि मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है तो वो पानी पी के मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ये जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, दैट इज यूटिलिटी। पानी पीने के बाद जो मिलेगा दैट इज सेटिस्फेक्शन, पीने से पहले जो मिलेगी दैट इज यूटिलिटी। मिलेगी मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, हाँ ये इतनी यूटिलिटी मिलेगी मुझे इससे, तो एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन इज द यूटिलिटी। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 44, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 45, अ वर्टिकल सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहले तो सप्लाई कर्व बना के लेंगे, ठीक है। ये आ गया मेरा वाई एक्सिस, ये आ गया मेरा एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा होता है आड़ा, वर्टिकल मतलब है सीधा, तो ये बोल रही है ऐसा वर्टिकल है, ठीक है। A vertical supply curve parallel to the y-axis implies that the elasticity of supply is। अब इलास्टिसिटी के लिए अपने को पता चलना चाहिए कि सप्लाई में क्या असर पड़ रहा है, प्राइस पे क्या असर पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे कितनी प्राइस है, ये प्राइस है, यहाँ पे ये प्राइस है, यहाँ पे ये प्राइस है, मतलब प्राइस चेंज हो रही है क्या? यस, प्राइस चेंज हो रही है, प्राइस के अंदर बदलाव आ रहा है। और सप्लाई के अंदर यहाँ पे भी यही सप्लाई है, यहाँ पे भी यही सप्लाई है, और यहाँ पे भी यही सप्लाई, मतलब सप्लाई इज कांस्टेंट, सप्लाई इज कांस्टेंट, राइट। तो मेरा जो फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ये प्राइस के अंदर तो चेंजेस है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे 10%, 20% या 30%, जो भी होगा, लेकिन ऊपर जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है ये तो 0% है। न्यूमरेटर जब 0 होता है तो आंसर क्या आता है? 0। सो आंसर ए इज द राइट आंसर। सिंपल है। इस तरीके से थोड़ा सा अगर वर्किंग करें ना साथ साथ में तो बहुत आसान लगता है। इमेजिन करने लग जाए तो फिर आंसर गलत आने का चांस होता है। सीधा सीधा बना लेने का, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो सिचुएशन सीधी सीधी ड्रॉ कर लेने की अपने पास में। करेक्ट। सो वी आर कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन नंबर 45। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर and now we will see the question number 46 to question number 60 in the next video. Okay, sure, bye bye.